बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चीनी मंगेतर को उर्दू सिखाने वाली लड़की इंडियन जासूसा निकली। अब वो पकड़ी जा चुकी थी। लड़की अपना बयान खत्म करके मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि आया कि मुझे उसके बयान पर यकीन आया है कि नहीं। इधर मैं खुद को उन सवालों के लिए तैयार कर रहा था जो हनूज़े तिश्ना जवाब थे। मेरे पास वक्त भी बहुत कम था और मुझे यकीन था कि उस भारतीय जासूसा की हिफाजत के लिए इर्द गिर्द लोग जरूर मौजूद होंगे। मुझे सूरत हाल इतनी गंभीर होने और बदलने का कतई कोई एहसास न था। भारत की एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता जासूस लड़की रस्सियों में जकड़ी मेरे सामने थी। उसने अपने मुतल्लिक जो इंकशाफात किए थे उनके मुताबिक ये कोई मामूली गिरोह ना था। अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाते तो बहुत कुछ उलट पलट सकते थे। मेरी जिंदगी में पहला मौका था कि किसी औरत जासूसा से तफ्तीश करूं। मुझे मर्द और औरत के दरमियान जो एक फितरी हद होती है उसे भी अबूर नहीं करना था। क्योंकि अचानक और गैर मुतवक्के ऐसा हुआ था, इसलिए उस लड़की और उसके साथी जो अगर मिल जाए तो उनसे पूछगछ के लिए कोई सवाल भी तरतीब नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैं खुद घबरा रहा था। एक जैकपॉट मेरे सामने थी जिसके हसूल के लिए मुझे नहायत मुनासब प्लानिंग की ज़रूरत थी। उस ग्रुप का लीडर और दूसरी जासूसा औरत अभी तक मेरी पहुंच में नहीं थे। वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने एक सवालनामा तरतीब दिया और मरियम से कहा कि हमारे दरमियान टेप रिकॉर्डर नई रील लगाकर ऑन करके रख दे। मरियम ने मुझे बताया कि उसकी ये ट्यूटर दोपहर 2 बजे खाना खाकर वापस जाती है। मैंने वक़्त देखा तो मेरे पास 2 घंटे और चंद मिनट बाकी थे, जिसमें उस लड़की से सवालों जवाब भी करने थे और उसके साथियों तक भी पहुंचना था। अगरचे उस वाक़या को 23 साल गुजर चुके हैं, फिर भी मैं उस लड़की से मेरे किए गए सवाल और उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने पूछा, DMI हेड क्वार्टर कहाँ वाक़या है? उसने जवाब दिया, नई दिल्ली। मैंने पूछा, तुम्हें तरबियत देने वालों के नाम और रैंक क्या थे? उसने कहा, सही नाम तो वो नहीं बताते, बस कैप्टन का असल नाम मालूम है, कैप्टन मल्होत्रा। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हारे ग्रोह में कितने अफराद हैं? उनके नाम और एड्रेस बताओ। उसका जवाब देने में लड़की झिझकी तो मैंने इशारा किया। चीनी दोस्त ने एक हाथ से उसका कान पकड़ा और दूसरे हाथ से उस तरह सीधा किया और मेरा दूसरा इशारा मिलने पर उसने उसका कान काट देना था। लड़की चीखी, भगवान के लिए मेरा कान ना काटना, मैं बताती हूँ। मेरी साथी औरत जिसका नाम सईदा है और असल नाम कोशलिया है, कश्मीरी मस्जिद के साथ ही एक कश्मीरी के घर में रहती है और मर्द हनुमान ढोका की एक बिल्डिंग में रहता है। वहाँ एक फ्लैट उसे भारतीय सफारतखाने ने लेकर दिया है। हनुमान ढोका में विजय कुमार भी रहता था, जिसका तफसीली जिक्र मैं कर चुका हूँ। मैंने जब उस फ्लैट की तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि विजय कुमार वाला फ्लैट ही उसे दिया गया है। मैंने पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? उसने कहा, मालती सकीना। तुम्हारे मर्द साथी का असल और कवर नाम क्या है? असल नाम तो चमन लाल है और कवर नाम जमशेद है। पाकिस्तान में तुम्हें क्या क्या टारगेट दिए गए थे? मुझे पाकिस्तान में हाई कमान ऑफिसर्स और सिविल ब्यूरो से पाकिस्तान के इंतहाई खुफिया राज मालूम करने थे। ये तुम कैसे करती? हमें बताया गया था कि उन लोगों तक मैं अपनी जवानी, हुस्न और आला तालीम और तरबियत की वजह से पहुंच सकती हूँ और मतलूबा मालूमात हासिल कर सकती हूँ। तुम माता हारी के मुतल्लिक कुछ जानती हो? उसके मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ा है और फिल्में भी देखी है। हमें माता हारी को अपना आइडियल मानकर काम करने की तरबियत दी गई थी। माता हारी का अंजाम भी जानती हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ तुम अपने नाक कान कट जाने के खौफ से अपनी असलियत और सब कुछ बता रही हो। चाहे सारे या कुछ ही टारगेट पूरे करने के बाद मुझे मरना होता तो और बात थी, मगर यहाँ तो उड़ने से पहले ही पकड़ी गई हूँ। पाकिस्तान में कोई खास टारगेट भी तुम्हें दिया गया था? जी हाँ। यहाँ पर मालती ने उस ओहदेदार का नाम लिया था जो दोनों सियासी पार्टियों का करता धरता था। आजकल उसकी मुतअद्दद शादियां उसकी पहचान बन चुकी है। मुझे बताया गया था कि बहुत आसानी से उसे काबू में ला सकती हूँ। उस पर काबू पाने का मतलब था कि पाकिस्तानी अफवाज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में मेरे दाखिले के सारे दरवाजे खुल जाते। पाकिस्तान पहुंचकर तुम अपनी मालूमात कैसे पाकिस्तान से फॉरवर्ड करती? क्या कोई ट्रांसमीटर साथ लाए हो? मुझे और कोशलिया को अपनी मालूमात अपने ग्रुप लीडर को देने के आर्डर थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का माहिर है। ट्रांसमीटर भी उसने पाकिस्तान जाकर बनाना था। ट्रांसमीटर के अलावा कोई और जरिया? मुकर्ररा वक़्त पर भारतीय कोरियर का ग्रुप भी वक़्त पर डाक लाने और ले जाने का इंतजाम भी था। पाकिस्तान में तुम्हारे हमदर्दों और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी माली और दीगर ज़रूरियात पूरे करने वालों के नाम बताओ। एक नहीं 20 नाम है, लेकिन उनका इल्म बस ग्रुप लीडर को है। पाकिस्तान में तुम्हारे मिशन का टाइम कितना है? मेरा 2 साल था, जबकि दूसरों का मैं नहीं जानती।
पाकिस्तान में तुम्हारे कितने ग्रुप और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, और उनके साथ तुम्हारा राब्ता कैसे होना था। मेरा ये सवाल सुनकर मालती मुस्कुराई और बोली, सर हमें तो बताया गया था कि आप एक मंजे हुए जासूस हैं। आपको तो यकीनन मालूम होना चाहिए कि राजदारी तो जासूसी का इब्तदाई सबक है। हमें दूसरे ग्रुप्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगी। मैंने अपनी जान के खौफ से ना सिर्फ अपने मुतल्लिक बल्कि अपने ग्रुप के मुतल्लिक भी सब कुछ बता दिया है। आप यकीनन उनको भी जा लेंगे। डीएमआई को जब पता चलेगा तो वो मुझे या तो मार डालेंगे या फिर अजियतें दे देकर एक लंबी उम्र के लिए कैद कर देंगे। अगर आप मुझे छोड़ भी दें तो वापस भारत जाना मेरे लिए नामुमकिन है। पासपोर्ट मेरे पास नहीं है कि किसी और मुल्क चली जाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इन हालात में क्या कर सकती हूँ। अपनी दानिस्त में मैंने लड़की से तमाम सवाल कर लिए थे। बस एक सवाल बाकी था। मैंने मालती से पूछा कि भारतीय सफारत खाने में किससे उनका राब्ता है। उसने बताया कि बाकायदा हमारा राब्ता और हदायत तो मेजर बासु ही करते हैं, मगर मैं कर्नल आनंद और कैप्टन मान से भी मिल चुकी हूँ। कैप्टन मान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे लेट नाइट डिनर और साथ रखने की काफी ऑफर्स कर चुका है। मैंने मरियम को दूसरे कमरे में बुलाकर कहा कि मुझे अपने चीनी साथियों के साथ इस लड़की के बाकी साथियों की हैर हरियत दरियाफ्त करने जाना है, इसलिए फिलहाल इसे तुम्हारे घर में बेहोश करके रहने दिया जाए। अब तक मैंने मालती से जो भी गुफ्तगू की थी, एक आध लफ्ज के अलावा सब उर्दू में की थी। मरियम ने किसी किस्म की हीलो हुज्जत से काम नहीं लिया, बल्कि ओके कह दिया कि मैं एग्री हूँ, आप इसे बेहोश करके छोड़कर जा सकते हैं। चीनी दोस्त ने मालती के सर पर रिवाल्वर के दस्ते से चोट मारकर उसे बेहोश कर दिया और एहतियाती तौर पर 2-3 दफा और उसके सर पर चोट मारी ताकि वो जल्दी होश में ना आ सके, और उसे उठाकर स्टोर रूम में डाल दिया। और मैंने मरियम को कहा कि हर 15 मिनट बाद वो जाकर उसे चेक करती रहे। अगर वो होश में आती दिखाई दे तो उसे सर पर चोट मारकर दोबारा बेहोश कर दे। मैंने मरियम को कहा कि मेरे वापसी आने तक वो और उसके वालिदैन अपने बेडरूम से बाहर ना निकले और ना ही घंटी बजने पर दरवाज़ा खोले। मरियम के पास मेरे दिए गए कई रिवाल्वर थे। मैंने कहा कि एक रिवाल्वर लोड करके तैयारी हालत में अपने हाथ में रखे। अगर कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो बेदरेग उस पर फायर कर दे। मरियम के घर का कंपाउंड खासा वसी था और दाखिले के गेट पर बगैर इजाज़त अंदर आना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। उस हालत में अगर कोई बगैर इजाज़त अंदर आता है तो उस पर गोली चलाना उसका हक बनता है। मैंने उसे कहा कि वापसी पर मैं 3 बार विसल बजाऊंगा तो तभी वो दरवाज़ा खोले। ये हदायत देकर मैं चीनी साथियों के साथ वैन में कश्मीरी मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। और अब मुझे कोशलिया से सामना करना था, और वो भी एक कश्मीरी के घर में रहती थी। उस कश्मीरी घर के सरबराह का नाम फसी था। चीनी दोस्त घर के बाहर खड़ी वैन में बैठे रहे। फसी साहब घर में नहीं थे। मैंने घर की खवातीन से बात करने से पहले उनके गोरखा चौकीदार से पूछा कि वो मेहमान खवातीन कहाँ रहती हैं। उस घर का एक बच्चा जो हमारी बात सुन रहा था बोला कि उस तरफ मेहमान खाने के 2 कमरे हैं। मैंने बच्चे से पूछा कि मुझे सईदा बेगम से बहुत ज़रूरी मिलना है, तुम मेरे साथ चलकर उनका दरवाज़ा खुलवा दो। बच्चे ने मेरे साथ चलकर मेहमान खाने के एक कमरे को खटखटाया और बोला, आंटी दरवाज़ा खोलिए, कोई आपसे मिलने आया है। मैंने बच्चे के कान में कहा कि बोलो, आपकी एक सहेली मिलने आई है। बच्चे ने कुछ ना समझते हुए यही बोल दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने पिस्टल जैकेट की जेब में रखा हुआ था। कोशलिया मुझे देखते ही पीछे हटी और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे रेंज में लेते हुए उसे कहा कि कोशलिया, अपना ये बहरूप ख़त्म करो और खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना यहीं पर गोलियों से छलनी कर दूंगा। समझदारी का सबूत दो और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ो। मत भूलो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। मुझे चाहे तो तुम्हारी लाश ही ले जानी पड़े। कोशलिया ने शाल इस हालत में उठाई कि मेरे पिस्टल की नाल उसकी कमर के साथ लगी हुई थी। उसी हालत में उसने बुर्का पहना और साथ चल पड़ी, मगर फिर अपने मुंह से बुर्का हटाया कि चौकीदार को कुछ इशारा कर सके। मगर मैंने दोबारा बुर्का उसके मुंह पर डलवा दिया, उसे वैन में बिठाया और सीधा मरियम के घर पहुंच गए। कोशलिया के हमरा हम मरियम के घर पहुंचकर 3 दफा महसूस अंदाज में विसल बजाई तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मरियम के हाथ में पिस्टल था और वह बहुत चौकस दिखाई दे रही थी। हम कोशलिया को लेकर मालती के पास स्टोर रूम में ले गए, जहां वह बेहोश पड़ी हुई थी। मालती को इस हालत में देखकर कोशलिया की रही सही हिम्मत जवाब दे गई। वो जासूसी के सारे दाव पेच भूल गई थी।
उसने कुछ बोलना चाहा तो मेरे चीनी दोस्त ने उसके सर पर जरब लगाकर उसे खामोश कर दिया। मजीद 2-3 ज़रबे उसके सर पर लगाई और वह मुकम्मल बेहोश हो गई। उसके हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया। मैंने मालती के सर पर 3 मजीद ज़रबे लगाई और उसे मजीद 3 घंटों तक के लिए होश से बेगाना कर दिया। अब मैंने मरियम को कहा, हम उनके ग्रुप लीडर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें पहले से ज्यादा चौकस रहना होगा। और उसे मजीद हदायत देकर हम चमन लाल के घर की तरफ रवाना हो गए। हम अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि मैं वैन को वापस मोड़कर मरियम के घर की तरफ रवाना हो गया। जहनी तौर पर मैं मरियम के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि उसके घर में 2 जासूस औरतें बेहोश पड़ी हुई थी। बाल्टी का बरवकत मरियम के घर से वापस ना जाने और कोशलिया के अगवा की खबर अगरचे भारतीय सफारत खाने नहीं पहुंची होगी, मगर पहुंचने वाली जरूर होगी। और सफारत खाना यह खबर सुनकर कभी खामोश ना बैठता, बल्कि यह खबर सुनते ही उनका टारगेट मरियम का घर होना था और अकेली मरियम उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी सोच के तहत मैंने वैन वापस मोड़ ली थी। जब हम मरियम के घर पहुंचे तो वहां हमें कोई गैर मामूली आसार दिखाई ना दिए। मैंने मौका गनीमत जाना और चीनी दोस्तों को कहा कि फौरी तौर पर इन बेहोश खवातीन को गाड़ी के फर्श पर डाल दें और उन्हें गैस सिलेंडर से उनका काम तमाम करने का कहा। मरियम अभी अंदर ही थी। मैंने उसे बुलाया और कहा, इनको कहो कि चीन की तरफ जाने वाली रोड पर कम से कम 50 किलोमीटर आगे तक ले जाकर इन दोनों को किसी खाई में इसी हालत में फेंक गए। मरियम ने सब समझा दिया। उसके बाद मैंने मरियम को अंदर भेज दिया और चीनी दोस्तों को पहले पेट्रोल वाली कैन पकड़कर, फिर ढक्कन समेत उनके ऊपर डेमी पेट्रोल छिड़क कर और फिर उन्हें लाइटर जलाकर आग लगाने का समझाया तो समझ गए। उसके बाद वो वैन में बैठे और तेजी से रवाना हो गए। मरियम ने मुझसे पूछा कि क्या दोनों औरतों को जलाने के लिए पेट्रोल का एक कैन काफी होगा? तो मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बोली कि आप इशारों में उन्हें समझा रहे थे। मैं समझ गई कि आप क्या कह रहे हो। 4 घंटे बाद चीनी दोस्त वापस आए और कहा कि सब काम ओके कर आए हैं। उनके चेहरों पर थकन के आसार साफ नजर आ रहे थे। मुझे मालती और कौशलिया की मौत पर अफसोस हो रहा था, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तानी दुश्मनी में वो खुद उस आग में कूदी थी और मेरे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने वाला मर्द हो या औरत, दोनों बराबर थे। मरियम ने दोनों को खाना खिलाया और मैंने मरियम से कहा कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि इन तीनों की छुट्टी अब खत्म। उन्हें 24 घंटे होशियार रहना होगा, इसलिए उनमें से एक अपने तीसरे साथी के पास जाए और उसे पूरी तरह मुसल्ला करके साथ ले आए। और तुम भी अपने वालिदैन के साथ मिलकर सामान पैक कर लो और मेरे साथ अन्नपूर्णा होटल शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हालात की नज़ाकत के हिसाब से हम सबको अब इकट्ठे रहना होगा। मरियम ने चीनी साथी को मेरी हदायत पहुंचा दी। वो अपने तीसरे साथी को लेने चला गया। मैंने अपने होटल फोन करके अपने फ्लोर पर 2 कमरे मजीद बुक करवा लिए और चीनी साथियों के रूम में मजीद एक बेड रखने का कह दिया। जितनी देर में चीनी अपने तीसरे साथी को लेकर आया, मरियम और उसके वालिदैन ने तैयारी मुकम्मल कर ली, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था उनकी सलामती होटल में शिफ्ट होने में ही है। शाम 6 बजे तक हम सब होटल में शिफ्ट हो गए। मरियम ने कहा कि अगर इजाज़त दें तो मैं हर रोज़ अपने वालिदैन के लिए चाइनीज़ खाने अपने होटल से बनवा कर ले आया करूं। तो मैंने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे साथ 2 चीनी बतौर गार्ड जाया करेंगे। तकरीबन 6:30 बजे मैं चमन लाल से अपने 2 चीनी साथियों के साथ मिलने के लिए रवाना हुआ। आज के वाकयात सोचकर मुझे महसूस हो रहा था कि या तो चमन लाल ने घर छोड़ दिया होगा या फिर सफारत खाने ने उसके लिए गार्ड्स का बंदोबस्त कर दिया होगा। चमन लाल के घर से जरा फासले पर मैंने एक बिल्डिंग के पास ऐसी जगह वैन रोकी जहां और भी गाड़ियां खड़ी थी। सूरज ग्रूब हो चुका था और स्ट्रीट लाइट जल रही थी। हम उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने पहुंच गए जहां विजय कुमार के फ्लैट में चमन लाला रहता था। नीचे एक रिक्शा खड़ा था। मैं ऐसे फ्लैटों में जाने से घबराता था, क्योंकि जब हम विजय कुमार को खत्म करने आए थे तो ऊपर और नीचे आने जाने के तमाम टाइम मुख्तलिफ फ्लैटों के दरवाजे खुले और बंद हुए थे। यकीनन उन फ्लैटों में रहने वाले कुछ लोगों ने हमें देखा भी होगा। अब फिर हम उसी फ्लैट में इसी मकसद के लिए जा रहे थे। हमें यह भी मालूम नहीं था कि वो अपने फ्लैट में मौजूद होगा कि नहीं। अगर वो फ्लैट में हुआ तो क्या वो अकेला होगा या उसके साथ गार्ड्स भी होंगे। इसी शशोपंज में रहने के बाद मैंने ऊपर जाने का फैसला कर लिया। इक्का दुक्का लोग सड़क पर आ जा रहे थे। मैंने रिक्शा वाले को वहां से हटाने के लिए पूछा कि क्या रिक्शा खाली है, तो उसने कहा कि उसकी सवारी ऊपर सामान लेने गई है। चनाचे मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा
अभी हम पहली और दूसरी सीढ़ी के दरमियान में ही पहुंचे थे कि हमें ऊपर से किसी के नीचे आने की आवाज सुनाई दी। लकड़ी की सीढ़ियां होने की वजह से आवाज साफ आ रही थी। उतनी देर में एक शख्स एक बड़ा सा बक्स हाथ में पकड़े नीचे की तरफ उतरता दिखाई दिया। सीढ़ियां तंग थी, इसलिए अब हम में से एक ने रास्ता देना था, या उसे वापस जाना था या मुझे नीचे उतरना था। वह बूढ़ा सफेद दाढ़ी और मूंछों वाला कोई मुस्लिम दिखाई दे रहा था। मैं अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि उसने ब्रीफ केस छोड़ा और दोबारा ऊपर को दौड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस उम्र में इतनी तेजी और फुर्ती देखकर मेरे जहन में बिजली सी कूदी। मैं तेजी के साथ उसके पीछे लपका। मेरी जख्मी होने वाली टांग में दर्द की लहर सी उठी, लेकिन उस दर्द की परवाह ना करते हुए मैंने उसे दूसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जा लिया और उसको टांग से पकड़ लिया। मेरा उसे टांग से पकड़ने की वजह से वह मुंह के बल सीढ़ियों पर गिरा और गिरने की वजह से 2-3 सीढ़ियां नीचे लुढ़क आया। गिरी हुई हालत में उसने सीधा होकर मुझे नीचे धकेलना चाहा, लेकिन मैंने उसकी दूसरी टांग भी पकड़ ली। अब सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिरने की वजह से उसके चेहरे से आधी दाढ़ी उतर चुकी थी। उसकी टांगें पकड़े हुए ही मैंने खुद को उठा लिया और आगे होकर उस पर इस तरह लेट गया कि मेरा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया। चीनी दोस्त मेरे पीछे थे। मैंने चिल्लाकर कहा गैस, और अपने नीचे पड़े हुए बूढ़े यानी चमन लाल के दोनों बाजू फैलाकर इस तरह पकड़ लिए तो उसके दोनों हाथों की उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थी। मेरे चीनी साथियों में से एक हमें फलांगता हुआ चमन लाल के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने चीनी में मेरे पीछे खड़े साथी को कुछ कहा और उसके साथी ने मेरे चेहरे और मुंह को सख्ती से बंद कर दिया। दूसरे साथी ने अपने मुंह और नाक को अपने रुमाल से ढांका और गैस चमन लाल के नथनों में छोड़ दी। मैंने अपना सांस रोक लिया था। चमन लाल फड़फड़ाया और ठंडा हो गया। मेरा मुंह बंद करने वाले साथी ने मुझे 5-6 सीढ़ियां नीचे खींचा और मेरे मुंह से रुमाल हटा दिया। गैस छोड़ने वाला चीनी 2-3 सीढ़ियां ऊपर चला गया था। चीनी साथी ने यह सारा अमल मुझे और खुद को गैस के असर से बचाने के लिए किया था। चमन लाल से हमारी मतभेड़ अचानक और इत्तफाकिया हुई थी। उसने इतना अच्छा गेटअप किया हुआ था कि अगर वह मुझे देखकर ऊपर ना भागता तो मुझे कभी मालूम ना होता कि यह बूढ़ा मुसलमान के बहरूप में चमन लाल है। वह मुझे धोखा देने में कामयाब हो चुका था, मगर अपनी बदहवासी की वजह से मारा गया था। मेरा अब और ज्यादा मौत बरहक पर यकीन पुख्ता हो गया था कि जहां इंसान की मौत लिखी हुई होगी वो वही मरेगा। चमन लाल की मौत उन सीढ़ियों पर लिखी थी और यही मारा गया, वरना अगर उसकी मौत ना लिखी होती तो हमारा 1-2 मिनट का वक्फा भी हो सकता था। मैंने चमन लाल के चेहरे पर लगी बाकी दाढ़ी को भी हटा दिया। चीनी साथी उसको दोनों तरफ से पकड़कर नीचे लाने लगे। मैंने उसका ब्रीफ केस उठा लिया। नीचे पहुंचकर चीनी साथी उस लाश को लेकर अंधेरी जगह खड़े हो गए। मैंने रिक्शा वाले को 10 रुपए देकर कहा कि उसकी सवारी अचानक बीमार हो गई है, इसलिए तुम चले जाओ, हम उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं। रिक्शा वाला चला गया और मैं तेजी से अपनी वैन लेने चल दिया। मैं वैन लेकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पिछली सीट पर चमन लाल की लाश को बिठाया और खुद दोनों तरफ उसे पकड़कर बैठ गए। मैंने सूटकेस गाड़ी में रखा और एक पेट्रोल पंप से वैन में पेट्रोल फुल भरवाया और साथ एक खाली कैन भी भरवा लिया। उस दौरान चीनी साथियों ने उसकी मुकम्मल तलाशी ली, उसकी घड़ी भी उतार ली और उसकी जेबों से निकला हुआ सामान एक रुमाल में बांध दिया। अब हमारी मंजिल वही जगह थी जहां दोनों औरतों की लाशों को जलाया गया था। चमन लाल की लाश को भी उन लाशों के पास रखकर कैन से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और हम ऊपर सड़क पर आ गए और जब तक आग जलती रही हम वहीं खड़े रहे।